Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design and CAD 1. This is our lecture number 4. So let's start this lecture. So today we will discuss and study the stress strain diagram. I'll show you the more appropriate image of this diagram. Here you can see clearly upon x-axis we have strain and upon y-axis we have basically stress. And this is the stress strain diagram. So while seeing this diagram, there are some points A, B, C, D, E and F. So we'll discuss one by one all these points. While looking this graph from point A to 0 to O to A, here you can see that here these two lines are here these two parameters are basically proportional to each other. So we can say that till point A we have the proportional limit, and for B and C, and moving on to all the points we'll discuss them one by one. So we'll go back to the lecture. So in designing the various parts of a machine, it is necessary to know how the material will function. So जो आपका इन सर्विस मटेरियल है वो कैसे आपका जो है वर्क करेगा, मशीन डिज़ाइन के अंदर इस चीज़ को भी जो है वो कंसिडरेशन इस चीज़ की रखी जाती है. Standard tensile test consists of gradual loading and the standard specimen of a material and noting the corresponding value of the load and elongation until the specimen fracture. तो ये जो आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए आप लैब के अंदर भी टेस्ट किया होगा इसका, कि आप लोड की जो है एक वैल्यू अप्लाई करते हैं और उसके अगेंस्ट मटेरियल के अंदर जो एलोगेशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उसकी जो लेंथ बढ़ती है और इसका जो डाया है वो रिड्यूस होता है. इन सारे पैरामीटर्स को जो है वो नोट डाउन करते जाते हैं. द लोड इज़ अप्लाइड एंड मेजर्ड बाय द टेस्टिंग मशीन. तो यूटीएस के ऊपर जो है इसकी टेस्टिंग की जाती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर. द स्ट्रेस इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द लोड वैल्यू बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमन. तो स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास वही फार्मूला है F/A का, जो लोड आपने अप्लाई किया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल एरिया, जो आपके पीस का स्टार्ट के अंदर एरिया था उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी. सो अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये जो हमारे पास पॉइंट O से A है, ये मैं यहाँ पे आपको ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ. ये जो आपकी लाइन है फ्रॉम O to A, दिस लाइन इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट फॉर एनी काइंड ऑफ अ मटेरियल. We see from the diagram that from point O to A is a straight line. ये बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है कि जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे अप्लाइड लोड बढ़ता जा रहा है मटेरियल के अंदर, उसी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो एलोंगेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. सो पॉइंट ए तक जो है इसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इसकी. ठीक है जी. So from point A to O to A, there is a proportional limit which represent the stress is proportional to the strain. यानी कि O से लेके A तक स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतने ज़्यादा ही जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे और जितना कम होगा उतने ही कम होंगे. बियॉन्ड पॉइंट है, यानी कि A से आगे जो है आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं रहेगी, इलास्टिक लिमिट तो आपकी रहेगी. यानी कि जितना आप स्ट्रेस लगाते जाएंगे मटेरियल जो है वो उसके अंदर स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, उसकी वैल्यू जो है या उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी और मटेरियल रीगेन भी करेगा अपनी शेप को, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी से हट जाएगा. यानी कि उस रिस्पेक्ट से नहीं बढ़ेगा जिस रिस्पेक्ट से आप लोड अप्लाई कर रहे थे. सो जो पॉइंट ए है यहाँ तक आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो ऑब्टेन होगी. उसके बाद जो है कर्व को जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी डिविएट हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे हो जाएगी. कुछ जो है आपके पास हीट की सूरत के अंदर जो आपके पास लोड की वैल्यू है उसकी डिसिपेशन हो जाएगी. ठीक है. सो प्रोपोर्शनल लिमिट को एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं. वी सी फ्रॉम द डायग्राम दैट फ्रॉम पॉइंट O to A इज अ स्ट्रेट लाइन which resembles that the stress is proportional to the strain, and beyond point A the curve slightly deviate from the straight line. जैसे अभी मैंने आपको बताया, it is defined as that the stress at which the certain stress strain curve begins to deviate from the straight line. तो इसको आप प्रोपोर्शनल लिमिट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
एक ओरिजिनल बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएट करना स्टार्ट करें तो वहाँ आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो अचीव हो जाती है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट बी है, ये है आपके पास इलास्टिक लिमिट का पॉइंट। It may be noted that even if the load is increased beyond point A up to point B, ये point B तक, the material will regain its shape and size when the load is removed. So point B तक जो है मटेरियल की जो लिमिट होगी इसको कहा जाता है इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है यील्ड पॉइंट। अब ये क्या होता है, इफ़ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी तक तो ये है कि आप अगर लोड अप्लाई करें तो मटेरियल के अंदर जो है स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने की वजह से जो है चेंजेस आएंगे, डिफॉर्म होगा मटेरियल, लेकिन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे ही आप लोड जो है वो रिमूव करेंगे मटेरियल अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन कर लेगा। ठीक है। यील्ड पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि इफ़ द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड पॉइंट बी से आगे द प्लास्टिक स्टेज विल रीच एंड ऑन द रिमूवल ऑफ द लोड मटेरियल विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है जी। तो यील्ड पॉइंट जो है ये आपके पास जो है ये पॉइंट सी है। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप सी और डी जो हैं ये दो पॉइंट जो हैं दीज बेसिकली आर पॉइंट्स ऑफ द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के अंदर क्या होता है, अपर यील्ड होती है और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं। ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट के ऊपर जब आप इस लिमिट को जो है वो रीच कर लेते हैं उसके बाद जो है अब अगर आप लोड जो है वो रिमूव कर भी दें उसके बाद जो है मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, उसके अंदर परमानेंट डेफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ई, जिसको आप अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। ये वाला पॉइंट ये मेरे पास, the gradual increase in the strain or the length of the specimen is followed with a uniform reduction in the cross sectional area। जाहिर है कि जैसे ही आप लोड की वैल्यू इन दो पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल की लेंथ बढ़ती जा रही है और उसका जो डाया है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। The work done during the stretching of the specimen is transformed largely into heat and the specimen becomes hot। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है क्या होता है कि मटेरियल के अंदर हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। एट पॉइंट ई स्ट्रेसेस विच अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये जो पॉइंट आपका ई है जहाँ तक मैक्सिमम जो है वो मटेरियल जो है वो बियर कर सकता है स्ट्रेसेस को, दिस पॉइंट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब ये आपको यहाँ पे एक विजिबल रीजन नज़र आ रहा है फ्रॉम यील्ड पॉइंट टू अल्टीमेट स्ट्रेसेस। ये आपके डक्टाइल मटेरियल्स के लिए होता है। ऐसे मटेरियल जो हैं जिनकी लेयर जो है वो स्लिप पास कर सकती हैं, जो ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल मटेरियल के अंदर क्या होता है कि यील्ड पॉइंट के फ़ौरन बाद ही आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाता है, यानी कि मटेरियल का जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये काफ़ी श्रिंक होकर साथ आ जाते हैं। एंड एट द एंड यू हैव पॉइंट एफ, जिसको आप कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। द स्ट्रेस is therefore reduced until the specimen breaks away at point F। तो ये जो point F है that is known as breaking stress and the stress corresponding to that is known as breaking stress also। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास breaking stress। आगे चलते हैं। the next term is factor of safety। It is defined as the ratio of the maximum stresses to the working stresses। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है डिज़ाइन का एक बेसिक एलिमेंट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय द वर्किंग और द डिज़ाइन स्ट्रेसेस। जब भी आप कोई भी मशीन पार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर FOS या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो है वो मार्जिन रखा जाता है। अब ये रेशियो है मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस की। अब मैक्सिमम स्ट्रेस आपके पास क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो एक मटेरियल जो है वो मैक्सिमम इट कैन बेयर, यानी कि जो हम उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। और वर्किंग स्ट्रेस वो होता है कि आप जो डिज़ाइन के अंदर उसकी मैक्सिमम लिमिट रखते हैं, इसको आप वर्किंग या डिज़ाइन स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल के स्ट्रेस बेयर करने की मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ 10 मेगा पास्कल्स, लेकिन आप उसका वर्किंग या डिज़ाइन स्ट्रेस जो है वो रखते हैं 8 मेगा पास्कल, यानी कि 8 से ज़्यादा जो है वो आप उसके ऊपर जो है वो लोड नहीं डालेंगे। ठीक है।
तो ये थोड़ा सा जो है ये वैल्यू जो वर्किंग स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस की होती है ये कम होती है एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम स्ट्रेस। दैट्स वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो 1 या उससे बड़ी जो है वो वैल्यू रखी जाती है, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो छोटी होगी न्यूमिनेटर से। तो इट्स अ रेशियो बिटवीन मैक्सिमम स्ट्रेसेस टू द वर्किंग और द डिज़ाइन स्ट्रेसेस। इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील है आपके पास। डक्टाइल मटेरियल वो है कि जिनको जो है वो आप शीट्स के अंदर रोल कर सकते हैं या आप उनकी वाइड ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो सॉफ्ट मटेरियल होता है मेटल के अंदर जो जल्दी टूटता नहीं है। वेयर द यील्ड पॉइंट इज क्लियरली डिफाइंड, यानी कि जिनके यील्ड पॉइंट और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा गैप होता है, जैसे अभी हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर यहाँ पे देखा था। यहाँ पे जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होती है ये इक्वल टू होती है यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है इसमें रखा जाता है यील्ड पॉइंट को। ये जो आपके पास यील्ड पॉइंट की वैल्यू थी अपर साइड की, यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय द वर्किंग और द डिज़ाइन स्ट्रेसेस। और ब्रिटल मटेरियल के लिए, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के अंदर आपका यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेसेस जो हैं उनके पॉइंट्स करीब करीब होते हैं, यानी कि ये जो ई होगा ये श्रिंक होकर बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। सो इन दैट केस जो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और द डिजाइन स्ट्रेस। Now the selection of factor of safety, there are some factors that you should consider in your mind while selecting the factor of safety. The selection of a proper factor of safety to be used in designing any machine component depends upon the number of considerations, such as the material, mode of manufacturing, type of the stresses, general service conditions, and the shape of the parts. And before selecting a proper factor of safety, a design engineer should consider the following points. These are basically the points that you should have in your mind as a design engineer while selecting the factor of safety for any specific design of a machine part. The reliability of the properties of the material and change of these properties during the service, यानी कि क्रीप है, फटीग है किसी भी मटेरियल के लिए, कि एक तो वो है कि जब आपने डिज़ाइन किया उस वक्त मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ क्या थी एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनमें कितना चेंज आएगा, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स एंड द एक्यूरेसी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स टू द एक्चुअल मशीन पार्ट। जब आपने मशीन पार्ट बनाने से पहले उसकी सिमुलेशन की थी या उसको डिज़ाइन किया था और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की थी, तो वो वैल्यू जो है वो एक्चुअल या रियल लाइफ सिनेरियो से कितना क्लोज है, और जिस मशीन के ऊपर आपने टेस्टिंग की है वो एक्यूरेट भी थी, कैलिब्रेटेड भी थी या नहीं थी। रिलायबिलिटी ऑफ द अप्लाइड लोड, अगेन जो आपने लोड अप्लाई किया है इधर इट वाज अ रिलायबल लोड, यानी कि मशीन की अगेन कैलिब्रेशन की बात आती है। सर्टेनिटी एज द एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर, सर्टेनिटी जो है एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर के अंदर प्रेडिक्ट आपने सही तरह से की भी है या नहीं। द एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग द assumptions, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप उसका मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन एजम्पशंस। आप एज्यूम कर लेते हैं जी फ्रिक्शन इज ज़ीरो, एयर डायनामिक इज ज़ीरो, और बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है वो सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस बने वो सिंपल हों। तो रियल लाइफ के अंदर ज़ाहिर है उन जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होता है मशीन पार्ट के ऊपर। तो आप चीज़ों को बिल्कुल ही सिंपल ना कर दें ताकि बाद में जो है अगर रियल लाइफ के अंदर वो मशीन पार्ट जो है वो चले तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज स्ट्रेसेस, द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेसेस एंड द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इफ द फेलियर अकर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो मशीन पार्ट फेल होता है तो कौन सी ऐसी हिंड्रेंस है जो मशीन और इंसान के दरमियान में है। पार्ट जो है वो फ्लाई ऑफ करके कहीं लॉस ऑफ लाइफ तो नहीं बन रहा किसी बंदे के लिए, तो आपने ये भी अपने जेहन में रखना वाइल डिजाइनिंग द पार्ट कि अगर वो पार्ट जो है वो वहाँ से टूट जाए या खुल जाए तो हाउ मच इट कैन डैमेज। तो आपको उसको भी अवॉइड करने के लिए जो है आपको सेफ्टी के इक्विपमेंट जो है वो साथ लगाने पड़ेंगे, कोई शील्ड देनी पड़ेगी या कोई गैप देना पड़ेगा। द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इफ द फेलियर अकर, एंड अगेन वो मशीन पार्ट किन किन और पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और उसके डैमेज होने से बाकी पार्ट्स के अंदर क्या फेलियर आता है, तो उसकी भी जो है वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ द फर्स्ट थिंग इज
लीनियर एंड द लेटरल स्ट्रेसेस। ये आपको एक सर्कुलर बार दिखाया हुआ है जिसको दोनों एंड से जो है वो पुल किया जा रहा है। दिस इज द लेंथ ऑफ द बार एंड दिस इज द डाया ऑफ द बार। ठीक है जी। सो वाइल यू आर पुलिंग दैट, जैसे ही आप इसको पुल करेंगे इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और डाया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लेंथ क्योंकि उसके अंदर इंक्रीज आया है, जो इंक्रीज है उसको डेल्टा एल से शो किया, चेंज आ जाएगा इसके अंदर, लेंथ बढ़ जाएगी तो वो ऐड हो जाएगी इसमें एल प्लस डेल्टा एल, और डाया क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगा ये। A little consideration will show that due to the tensile forces, the length of the bar increases by an amount delta L and the dia decreases by an amount delta D, जैसे अभी आपको दिखाया गया है यहाँ पे। Similarly, if the bar is subjected to the compressive forces, ये तो इसके ऊपर जो है वो टेंसाइल फोर्सेज लग रही थी, अब फोर्सेज अपोजिट हो यानी कि पुश फोर्सेज हो, इसको अंदर धकेल रही हो, जिन्हें हम कंप्रेसिव फोर्सेज कहते हैं, तो उस केस में क्या जो है लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और डाया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रिवर्स फैशन में आ जाएगा। It is thus obvious that every direct stress is accompanied by a strain। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही आप कोई भी डायरेक्ट स्ट्रेस जो है किसी भी मशीन पार्ट के ऊपर आप लगाते हैं तो उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस। ठीक है जी। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस को लीनियर स्ट्रेसेस का नाम दिया जाता है और जो स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज द लीनियर स्ट्रेन। This kind of strain is every direction and the right angle to it, and this is known as the lateral stress। तो इसमें हो क्या रहा है, जब हम पॉइसन रेशियोज की बात करते हैं, बी जो होता है वो आपके पास रेशियो होती है ऑफ लेटरल स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय द लीनियर स्ट्रेसेस, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लीनियर स्ट्रेन। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि एवरी डायरेक्ट स्ट्रेस इज अकम्पनीड बाय अ स्ट्रेन इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है जी। यानी कि अगर आप इसको इस एक्स डायरेक्शन के अंदर पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उसको जो है वो लीनियर स्ट्रेन कहा जाएगा। एंड ऑपोजिट काइंड ऑफ स्ट्रेन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड दैट इज राइट एंगल टू इट। ठीक है जी। तो एक राइट एंगल में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक पैरामीटर जो है वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहा है, उसको लीनियर स्ट्रेन कहा जाता है, और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर है इसको जो है वो लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है। और पॉइसन रेशियो जो है वो आपके पास रेशियो है बिटवीन लेटरल स्ट्रेसेस ओवर लीनियर स्ट्रेसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द बल्क मॉड्यूलस। ये भी आपने जो है इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी होगी। When a body is subjected to the system of forces, it undergoes some changes in its dimension। जाहिर है आप किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज होते हैं। इन अदर वर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज चेंज, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे आपके पास सिंपल स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा कि चेंज इन वॉल्यूम सिग्मा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ गया आपके। ठीक है जी। और बल्क मॉड्यूलस जो है ये आपके पास क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, यानी कि एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस जो हैं वो लग रहे हैं, यानी कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, किसी प्लेन के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर बात नहीं हो रही, बल्कि एक 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज द three dimension and second one is the equal intensity, then the ratio of the direct stresses to the corresponding volumetric strain is known as bulk modulus। तो bulk modulus हमारे पास रेशियो है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये वाला फार्मूला जो है ये हम पुट कर देंगे डेल्टा वी ओवर वी। ठीक है जी। तो वी ऊपर आ जाएगा सिग्मा वी ओवर डेल्टा वी, तो दैट इज बल्क मॉड्यूलस। यहाँ एक एग्जांपल जो है वो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A mild steel rod supports a tensile load of 50 kilonewton। जो मटेरियल है वो है माइल्ड स्टील आपके पास रॉड का, और जो उसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है दैट इज 50 किलो न्यूटन। सो P इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, यानी कि 50 × 10⁻³ न्यूटन।
इफ द स्ट्रेस इज इन द रॉड इज लिमिटेड टू 100 मेगापास्कल, स्ट्रेस की जो वैल्यू है आपके पास, क्योंकि आप सिग्मा टी जो है ये मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेस है दैट इज 100 मेगापास्कल, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 100 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसने न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के अंदर आपको वैल्यू दी है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में, तो वो हो जाएगी 100 इंटू 10⁶ बिकॉज मेगापास्कल है। फाइंड द साइज ऑफ द रॉड, तो हमने बेसिकली साइज ऑफ द रॉड फाइंड करना है, यानी कि डाया उसको फाइंड करना है। तो एरिया मेरे पास क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, बाकी सारे पैरामीटर्स नोन है, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लोड की वैल्यू हमें दी हुई है, स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है P/A, तो P दूसरी साइड पे आ जाएगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया के साथ, लोड की वैल्यू हमें गिवन है, सिग्मा टी की वैल्यू हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है, डी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। तो जो पहली कंसिडरेशन है उसके अंदर हमें बताया गया है कि जो रॉड है वो सर्कुलर है, तो ये यहाँ से डी स्केयर की वैल्यू हमारे पास आई 636, यहाँ से हमारे पास डाया का आ जाएगा 25.23 mm। तो मार्केट के अंदर जो 30 mm का डाया होगा उस वाली शाफ्ट को जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसकी मशीनिंग करके उसको 25.23 के ऊपर लेंगे। ठीक है जी। तो आप इसके आंसर में 25 लिखें या 30 लिखें, दोनों करेक्ट है। सेकंड में उसने कहा है जी वो जो रॉड है वो स्क्वायर शेप में, तो जब भी आप किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं वो क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि दोनों लेंथ और विड्थ के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर हम एक साइड को जो है वो x कंसीडर करें तो एरिया क्या होगा x क्रॉस x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन लोड की सेम वैल्यू सिग्मा टी गिवन है, x स्क्वायर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दैट इज 22.4 mm। तो मार्केट के अंदर 25 mm वाला अवेलेबल होगा और 20 वाला होगा, तो आपने सेलेक्ट करना है उसमें से कि आप बड़ा लेके उसकी किस तरह से जो है वो मशीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अंडर साइज ले लेंगे तो उसके ऊपर वेल्डिंग करके उसका आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा, वो मुश्किल काम। थर्ड इज द साइज ऑफ द रॉड वेर इट इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के केस में जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है थिकनेस इंटू विड्थ। तो अब उसने रेक्टेंगल के केस में कहा है कि विड्थ ने जो विड्थ है इसकी वो 3 टाइम्स है टू द थिकनेस, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये मेरे पास b आ गया दैट इज 3t और d एज इट इज, तो ये 3t स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है दैट इज 38.7 mm। तो यहाँ से जो है ये बेसिकली आप साइज ऑफ द रॉड जो है वो निकाल दें। ठीक है जी। तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास लोड की वैल्यू और स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है तो आप अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द शेफ्ट जो है वो निकाल सकते हैं जो एक टेंसाइल लोड को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है वो डिज़ाइन का प्रोसेस होता है। 2 या 3, 1 या 2 पैरामीटर जो है वो आपको नोन होते हैं और उन पैरामीटर्स की मदद से आप बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो निकालते हैं। आगे चलते हैं जी। Torsional and bending stresses in machine parts. When a machine member is subjected to the action of two equal and opposite couples acting in a parallel plane, आपके पास एक मशीन पार्ट है जिसके ऊपर दो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सिंगल प्लेन के अंदर फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है जी। तो वो उसके अंदर टॉर्जन प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि वो दे आर ट्राइंग टू बेंड इट डाउन एंड दे आर ट्राइंग टू ट्विस्ट इट। ठीक है जी। देन द मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बी अंडर टॉर्जन। तो वो जब भी उसकी शाफ्ट को जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी, जैसे यहाँ पे है एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है। कपल क्या होता है कि जैसे आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दोनों हाथों से दो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको घुमाते हैं, एक हाथ से लेफ्ट पे फोर्स लगाते हैं, एक हाथ से राइट पे फोर्स लगाते हैं, तो वो पूरे का पूरा जो है वो टर्न हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो टॉर्जन प्रोड्यूस होता है किसी भी शाफ्ट के अंदर। जब इस तरह की कोई सिनेरियो हो शाफ्ट के ऊपर तो शाफ्ट के क्रश होने का या ट्विस्ट होकर टूटने का जो है वो खतरा होता है, और इन स्ट्रेसेस को भी जो है वो डिज़ाइन के अंदर कंसिडर किया जाता है और इसको टॉर्जनल या बेंडिंग स्ट्रेसेस का जो है वो नाम दिया गया। ठीक है जी। अगर आप इसकी स्कीमेटिक देखें या इसका फ्रंट व्यू देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा ये एरिया ऑफ ट्विस्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है ऊपर भी और नीचे भी। तो बिल्कुल सेंट्रॉइड या सेंटर के ऊपर जो है ये इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0, और जो इसके अपर पोर्शन है यानी कि आउटर पेरिफेरिया वहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। It is 0 at the centroidal axis and maximum at the outer surface.
ठीक है जी। तो ये जो फोर्सेस है सेंटर से ऊपर डाई की तरफ जो है इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, अपर साइड पे भी और बॉटम साइड के ऊपर भी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टार्क एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस, and we have discussed above that the torsional shear stress is zero at the centroid and maximum at the outer surface। ठीक है जी। The maximum torsional stress at the outer surface of the shaft may be obtained by the following equation। ये shear stress की आपके पास जनरल इक्वेशन होती है, इसको कहते हैं टा ओवर आर इज इक्वल टू टी ओवर जे दैट इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एल। ये जनरल इक्वेशन है फॉर द टॉर्जनल स्ट्रेसेस। अब इसके अंदर जो आपके पास टॉ है ये टॉर्जनल स्ट्रेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है ये आपके पास रेडियस ऑफ द शेफ्ट है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है आपके पास, टी जो है ये टॉर्क या आपके पास ट्विस्टिंग मूवमेंट है, यानी कि ये जो टॉर्क या जो फोर्स की वैल्यू थी ये आपके पास वो है। जे जो है ये आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सी जो है दैट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एल जो है इस केस में दैट इज लेंथ ऑफ द शेफ्ट, ये आपको लेंथ बताई गई है इसकी। एंड थीटा जो है दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि फ्रॉम द मीन पोजीशन हाउ मच, ये यहाँ पे मीन पोजीशन से जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है आपकी शाफ्ट जो है वो कितनी ट्विस्ट हुई है, उसके अंदर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। ये पैरामीटर जिस तरह से। अब ये आगे बताया गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाफ्ट्स के लिए इन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी। ये जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं टा ओवर आर, तो ये आपके पास रेडियस के ऊपर जो है ये इसकी वैल्यू है। अगर आप इस लेंथ की जगह पे किसी और पॉइंट के ऊपर जो है कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेशन करने चाह रहे हैं, तो एल की जगह पे यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, यानी कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ये वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। Since the torsion shear stresses on any cross-sectional normal to the axis is directly proportional to the distance from the center of the axis, ठीक है जी, इस सेंटर से जो नॉर्मल तक का फासला है। Therefore the torsion stresses are equal to tau over r is equal to tau x over x। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर shear stresses at a distance x from the center of the shaft जो है वो आप निकाल सकते हैं। Generally उस इक्वेशन से हमारे पास क्या होता है, Tj is equal to tau over r। तो अगर आपने यहाँ से टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द शेफ्ट। अगर आपके पास सॉलिड शेफ्ट है उस केस में आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका फॉर्मूला होता है 5/32 d रेज़ टू पावर 4, और आपके पास जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है 5/16 पाई डी क्यूब। ये है आपके पास सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर आपके पास जो शाफ्ट है पावर ट्रांसमिशन के लिए जो आप यूज कर रहे हैं वो सॉलिड नहीं है बल्कि एक हॉलो शाफ्ट है, तो आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है 5/32 डी आउटर 4 माइनस डी इनर 4। ठीक है जी। और टॉर्क जो है वो अगेन उसी तरह, आप क्योंकि इसमें दो एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं आउटर और इनर हॉलो होने की वजह से, तो वो 5/16 टॉ इंटू डी आउटर क्यूब 1 माइनस के 4, या आप इसको कह सकते हैं डी आउटर क्यूब माइनस डी इनर क्यूब। तो ये के जो है ये बेसिकली आपके पास एक फैक्टर है आपके पास, आप इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली डी आउटर क्यूब माइनस डी इनर क्यूब कर सकते हैं, जैसे आपने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में किया था। द एक्सप्रेशन सी मल्टीप्लाइड बाई जे इज कॉल्ड द टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। तो जो शाफ्ट होती है उसकी टॉर्जनल रिजिडिटी जो होती है दैट इज बेसिकली C multiplied by J। The strength of the shaft means the maximum torque transmitted by it। तो स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी शाफ्ट की वो वही होती है कि जो मैक्सिमम वो टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि अगर उससे ज़्यादा आप लोड अप्लाई करेंगे तो शाफ्ट टूट जाएगी। तो स्ट्रेंथ को जो है वो टॉर्क के मानों में अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो आप उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं कि पावर ट्रांसमिशन इक्वल टू 2π/Nt/60। ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर आपके पास पावर है तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क है तो आप पावर निकाल सकते हैं। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर की। ठीक है जी। तो ये जो फैक्टर है आपके पास 2π/Nt/60, इसको ओमेगा भी कहते हैं, यानी कि एंगुलर स्पीड ऑफ द शेफ्ट। अभी इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं
A shaft is transmitting 100 kilowatt of power at 160 rpm. Find a suitable diameter of the shaft. अब अगेन डिज़ाइन है आपके पास, आपने एक शाफ्ट डिज़ाइन करनी है जो ट्रांसमिट कर सकती है 100 किलोवाट्स ऑफ पावर और 160 आरपीएम के ऊपर। तो आपको उसका एक डाया चाहिए, तो उस डाये की वैल्यू को आपने डिज़ाइन करना। उसमें इसने आपको पावर ट्रांसमिशन दे दी है, आरपीएम दे दिए हैं, और उसने कहा जी इफ़ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीडेड बाय द मीन टॉर्क बाय 25%, देन टेक द मैक्सिमम अलाउेबल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 70 मेगापास्कल। तो हमें 4-5 चीज़ें गिवन है, पावर ट्रांसमिशन 100 किलोवाट्स, आरपीएम 160, टाव मैक्स जो है वो 25% है टाव मीन का, तो ये बन जाएगा 1.25 इंटू टाव मीन, और जो आपके पास अलाउेबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज 70 मेगापास्कल। तो अभी जो हमने फार्मूला देखा था कि अगर हमारे पास पावर हो तो हम टार्क निकाल सकते हैं। यहाँ से जो टार्क की वैल्यू बेसिकली आप गेट करते हैं वो मीन टार्क होता है किसी भी पावर ट्रांसमिशन के केस में। सो पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT/60। तो यहाँ पे हमारे पास पावर है, हम टार्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो द टार्क इज 5966.6 न्यूटन मीटर्स। अब हम मैक्सिमम टार्क यहाँ से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टार्क हमें गिवन था 25% मोर देन द मीन, so 1.25 multiplied by the value that you have calculated from this formula. So the maximum torque is 7458 into 10 raised to power 3 Newton per mm. अब जो है मैक्सिमम टॉर्क हमने निकाल लिया। अब इस मैक्सिमम टॉर्क के अगेंस्ट हमने डिज़ाइन करनी है अपनी शाफ्ट, यानी कि हमने उसका डाया निकाल। तो वही आपके पास फार्मूला टॉर्क का क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू 5/16 पाई डी क्यूब। टॉर्क की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, 5/16 कांस्टेंट है। टॉर्क जो है हमारे पास 70 गिवन है, डाया हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो जो डाई की वैल्यू है दैट इज 81.5 mm। तो दैट इज द डिजाइन डायमीटर फॉर दिस शाफ्ट, जो इतनी जो है वो पावर ट्रांसमिट कर सकती है इतने आरपीएम्स के ऊपर, और इतना उसके लिए अलाउबल शियर स्ट्रेस है। मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको 81.5 का डाया जो है वो नहीं मिलेगा। मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड साइड 80 आ रहा होगा या 85 आ रहा होगा, तो आप 85 की शाफ्ट लेंगे और उसके ऊपर मशीनिंग करके उसको अपने डिजायर्ड लिमिट के अंदर लेके आएंगे। इस तरह से जो है मशीन पार्ट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें अगेन आपको डिज़ाइन करने को कहा गया है, वो कह रहा है कि अ शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग दिस मच ऑफ पावर। पावर आपको दे दी है, आरपीएम्स दे दिए 180। इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल, टॉर्क की वैल्यू दे दी है दैट इज 60। फाइंड द सूटेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये पहला पोर्शन है इसका कि आपने डिज़ाइन करना है शाफ्ट का डाया। द शाफ्ट इज नॉट टू ट्विस्ट मोर देन 1। अब नेक्स्ट जो है पहला पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं बताया, दूसरे में बताया है कि अगर उसके अंदर ट्विस्टिंग भी है 1 डिग्री की और उसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर है और सी की वैल्यू ये है, तो आप उस केस के लिए भी इसको डिज़ाइन करें। तो पहले सिंपल केस के लिए डिज़ाइन करते हैं। अगेन सेम फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT/60। पावर दिया हुआ है, यहाँ से टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क की मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, इसको टॉर्क वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। टॉर्क इक्वल टू 5/16 पाई डी क्यूब, यहाँ से डाया निकल आएगा 76 है, तो 80 वाली लेंगे और उसको मशीनिंग करके 76 के ऊपर लेंगे। दूसरा केस जिसके अंदर हमने उसकी स्टिफनेस को कंसीडर करना था। अब हमारे पास जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड शाफ्ट के केस में, π/32 d4। डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बेसिकली डी तो हमें निकालना है इस केस में। सो द d4 इज इक्वल टू π/32। π/32 को सॉल्व करेंगे तो 0.09 आ गया। d4 को एज इट इज रहने दें। τ/j इज इक्वल टू c थीटा ओवर एल। लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, सी की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, टॉ की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है, उसको रख देंगे और यहाँ से डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। सो द डाया जो अब हम यहाँ से निकालेंगे दैट इज 103 mm। अब इस चीज़ को गौर करें कि जो हमने पहले डाया निकाला था शाफ्ट का, जब हमने ट्विस्टिंग के केस को कंसीडर नहीं किया था, वो था 76, और दूसरे केस में जब हमने कंसीडर किया तो डाया आ रहा है 103। सो टेक द लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज। तो हम क्योंकि जब शाफ्ट चलेगी तो हमें नहीं पता कि किस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो उसके अंदर ट्विस्टिंग जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है डाई की उसको डिज़ाइन के केस में लेते हैं, क्योंकि जब हम 103 वाली वैल्यू जो है वो उसको ले रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो वाली शाफ्ट जो है इट कैन बेयर द इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग ऑल्सो, ठीक है जी।
अब इसके अंदर एक टर्म यूज हुई है स्टिफनेस. स्टिफनेस इज बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू द फोर्स. वही है कि कपल फोर्सेस लग रही हैं दोनों एंड्स के ऊपर, तो जैसे ही आप उनको रिमूव करते हैं ये किसी भी मशीन एलिमेंट की टेंडेंसी है टू रीगेन उट्स ओरिजिनल शेप. तो कई बार ये होता है कि वो 0 पॉइंट से भी पीछे निकल जाता है और वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी जो शाफ्ट है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सीरीज और पैरेलल शाफ्ट का जो केस है इसको देखते हैं. When two shafts of different diameters are connected together to form one shaft, यानी कि ये आपके पास दो शाफ्ट हैं, इसका डाया और है, इसका डाया और है. इट इज़ नोन एज कंपोजिट शाफ्ट. ऐसी शाफ्ट को जो है वो कंपोजिट शाफ्ट कहते हैं जिसके अंदर दो डायज इन्वॉल्व होते हैं. इफ़ द ड्राइविंग टॉर्क इज अप्लाइड एट द वन एंड, अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आप एक एंड से जो है वो ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे एंड के ऊपर जो है रेजिस्टिंग टॉर्क है, यानी कि यहाँ पे कोई लोड है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में अगर आपकी शाफ्ट इस तरह से कनेक्टेड हैं, इसको जो है वो सीरीज अरेंजमेंट कहा जाता है. सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द शाफ्ट. और इस केस में आपके पास थीटा जो है ट्विस्टिंग जो है दैट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 विच इज इक्वल टू टी एल वन ओवर सी जे वन प्लस टी एल टू सी टू जे टू. सी जो है ये आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और अगर मटेरियल दोनों शाफ्ट का सेम है तो सी कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी टी ओवर सी एल वन जे वन प्लस एल टू जे टू. अगर आपके पास स्कीमेटिक ये है. अगर आपके पास कंडीशन इस तरह से है व्हेन द ड्राइविंग टॉर्क इज अप्लाइड एट द जंक्शन ऑफ टू शाफ्ट, यानी कि ये मेरे पास दो शाफ्ट्स हैं जिनके अलग अलग डायमीटर्स हैं और अलग अलग लेंथ्स हैं, तो जो ड्राइविंग टॉर्क है वो वहाँ पे लग रहा है जहाँ पे दोनों शाफ्ट जो है वो कंबाइन हो रही है और दोनों एंड्स के ऊपर लोड लगा हुआ है, यानी कि दोनों एंड्स के ऊपर रेजिस्टिंग टॉर्क्स हैं. तो इस स्कीमेटिक को जो है वो कहा जाता है कि शाफ्ट हैं जो अब ये पैरेलल के अंदर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं. तो इस केस में थीटा 1 जो है दैट इज इक्वल टू थीटा 2. सो T1 L1 C1 J1 इज इक्वल टू T2 L2 डिवाइडेड बाई C2 J2. तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं T1 ओवर T2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 मल्टीप्लाई बाई C1 ओवर C2 मल्टीप्लाई बाई J1 ओवर J2. ठीक है, so that is the shafts when in series and in parallel. Variable stresses in machine parts. We have discussed in the previous topic that the stresses due to the static loading only, but only a few machine parts are subjected to the static loading. अभी जितनी भी हमने बात की है स्ट्रेसेस की, ये स्टैटिक लोडिंग की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी बात की है. लेकिन व्हेन द मशीन पार्ट्स आर इन द रनिंग कंडीशन, तो बहुत कम होता है ऐसा कि वो सब्जेक्ट करें स्टैटिक लोडिंग के, उनके ऊपर डायनामिक लोडिंग जो है वो आ रही होती है. सिंस मैनी ऑफ द मशीन पार्ट्स सच एज एक्सेल शैफ्ट्स क्रैंक शैफ्ट्स कनेक्टिंग रॉड्स are subjected to the variable or the alternate loads, therefore we will discuss the variable or the alternative stresses as well. It has been found experimentally that when a material is subjected to the repeated stresses, it fails at the stress below the yield point stress. तो वो अगेन ये वही मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको फटीग या फटीग फेलियर कहा जाता है कि टाइम के साथ साथ यील्ड पॉइंट जो है वो मटेरियल का जो है वो कम हो जाता है, उसकी वैल्यू पीछे आ जाती है और मटेरियल जो है यील्ड पॉइंट से पहले ब्रेक हो जाता है. इस फिनोमेना का जो है वो फटीग कहा जाता है. द फेल्यूर इज काज बाय मीन ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्रैक फॉर्मेशन विच आर यूजुअली फाइन एंड माइक्रो साइज. ये क्यों होता है कि जैसे ही मशीन आपकी रनिंग में शाफ्ट होती है तो वक्त के साथ साथ उसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी की पूरी जो है वो फेल्योर के अंदर चली जाती है. द टर्म endurance strength may be used when referring to the fatigue strength of the material. It may be defined as the safe maximum stresses which can be applied to the machine part working under the actual condition. तो एक endurance strength जो है वो मशीन पार्ट के लिए जो है वो डिज़ाइन की जाती है जिसकी वैल्यू जो है वो फटीग से कम रखी जाती है ताकि जो है ओवर द टाइम मटीरियल जो है वो ब्रेक ना हो. तो स्ट्रेस वर्सेस टाइम डायग्राम इसको भी हम स्टडी करेंगे और इसके अंदर जो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आप लेते हैं वो आपके पास होता है मीन स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2. तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, हाउ मच वन पीस ऑफ अ पेपर कैन बी फोल्डेड इन हाफ, इसी से रिलेटेड है. तो इसको जो है हम इंशाल्लाह जो हमारी फिजिकल क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.